हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। दोस्तों, आज हम लोग ऑब्जेक्ट के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी वाक्य का मुख्य रूप से दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट वर्ब, कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना होता है। तो आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। पहला ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि वर्ब के एक्शन को डायरेक्टली रिसीव करता है, प्रत्यक्ष रूप से उस पर प्रभाव पड़ता है। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है किसी व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति को कुछ किया जाता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, टू और फॉर का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में टू या फॉर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। टू मतलब किसको, फॉर मतलब किसके लिए। अर्थात अगर क्रिया में व्हाट लगा करके हम प्रश्न करें और जो जवाब मिलता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जबकि क्रिया में हम किसको या किसके लिए यह शब्द लगा करके अगर प्रश्न करें और जो जवाब मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मोहन गेव मी अ पेन, मोहन ने मुझे एक कलम दिया। किसको दिया? मुझको दिया। तो मी जो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या दिया? कलम दिया। तो पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी तरह से आई बॉट चिल्ड्रन स्वीट्स, मैंने बच्चों के लिए मिठाइयाँ खरीदी। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो ये बच्चे जो हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। जबकि क्या खरीदी? स्वीट्स खरीदी। तो स्वीट्स जो हो गया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कहीं कहीं पुस्तकों में लिखा रहता है कि प्राणी सूचक इनडायरेक्ट होता है जबकि वस्तु सूचक डायरेक्ट होता है। लगभग 90-95% कंडीशन में तो ये सही ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि यह उस पर लागू नहीं होता है। जैसा कि एक वाक्य लिया जा सकता है, आई गेव द बॉल अ किक, मैंने बॉल को ठोकर दिया। तो यहाँ तो दोनों ही निर्जीव है, तो कैसे हम पहचानेंगे कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट है? तो उसके लिए वही है पहचान कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के साथ टू या फॉर का प्रयोग हो जाए तो वह इनडायरेक्ट है, अगर किसी भी कंडीशन में ना हो तो समझिए कि वो डायरेक्ट है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं मोहन गेव मी अ पेन, उसी को यहाँ दूसरे रूप में लिखा गया है मोहन गेव अ पेन टू मी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मी के पहले टू का प्रयोग हो गया है। उसी तरह से आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के पहले फॉर का प्रयोग हो गया है। तो ये चिल्ड्रन और ये मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जनरली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मुख्य क्रिया के तुरंत बाद ही रखा जाता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश हमको पहले ही डायरेक्ट को रखना पड़े और बाद में इनडायरेक्ट को रखना पड़े, तब उसके लिए जो सुटेबल शब्द है टू या फॉर वो देख करके समझ करके उसके पहले लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि आई गेव द बॉल अ किक, अब इसमें से बॉल भी ऑब्जेक्ट है, किक भी ऑब्जेक्ट है, तो किसके साथ हम टू या फॉर का प्रयोग कर सकते हैं? तो हम देख सकते हैं, कह सकते हैं और कह भी सकते हैं कि आई गेव अ किक टू द बॉल, आई गेव अ किक टू द बॉल। तो यहाँ बॉल के साथ हम टू का प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है कि बॉल जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा ऑब्जेक्ट का प्रकार है वो है रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट मतलब वह ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट था और जब पैसिव में चेंज किया गया तब भी वो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही
रह गया, यानी कि वो रिटेन हो गया। अब इस तरह का ऑब्जेक्ट कब देखने को मिलता है? आप लोगों को याद होगा जब हम वॉइस पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे वॉइस ऑफ डाइट्रांजिटिव वर्ब, यानी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि डाइट्रांजिटिव है, जिनके साथ दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं। तो अगर कोई वाक्य जो कि एक्टिव वॉइस में है और उसमें दो दो ऑब्जेक्ट आया हो, पैसिव में जब चेंज करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट बचा रहता है वो ऑब्जेक्ट ही उसको रखना पड़ जाता है। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको ऑब्जेक्ट, वो जो कि ऑब्जेक्ट एक्टिव में भी था और पैसिव में भी, उसको हम एक ऑब्जेक्ट ही रहने दिए, तो वह ऑब्जेक्ट रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ वाक्य में लिखा था मोहन गेव मी अ पेन, ठीक है, यहाँ मी भी ऑब्जेक्ट है, अ पेन भी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए उसी वाक्य को यहाँ मैं पैसिव में चेंज किया हूँ, आई वॉज गिवेन अ पेन बाय मोहन। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मी था ऑब्जेक्ट, उसको तो हम यहाँ आई बना दिए अर्थात सब्जेक्ट बना दिए, लेकिन ये जो पेन जो ऑब्जेक्ट था, यहाँ भी एक्टिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट था और यहाँ पैसिव में भी ऑब्जेक्ट ही है। तो इस पैसिव में अ पेन जो ऑब्जेक्ट है यही रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, दूसरा जो वाक्य था, आई बॉट चिल्ड्रन स्वीट्स, ठीक है, यहाँ चिल्ड्रन एक ऑब्जेक्ट था और दूसरा ऑब्जेक्ट था वो स्वीट्स। आप देख सकते हैं कि जो स्वीट्स ऑब्जेक्ट था उसको यहाँ सब्जेक्ट तो बना दिया गया, स्वीट्स वर बॉट, लेकिन ये जो चिल्ड्रन जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट ही बना हुआ है। तो ये चिल्ड्रन जो ऑब्जेक्ट हुआ वो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हुआ। एक्टिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट था, पैसिव में भी ऑब्जेक्ट ही रह गया, यानी वो रिटेन हो गया, तो उसको रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद है कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जो होता है उसका संबंध अर्थ के आधार पर वर्ब से बहुत क्लोज रहता है। ध्यान दीजिएगा, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जो है लिंग्विस्टिकली, भाषा के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वो उसका क्लोज रिलेशन किससे रहता है? तो वर्ब से रहता है। कह रहा है कि अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट हैज द सेम लिंग्विस्टिक, क्या कह रहा है? द सेम लिंग्विस्टिक डिराइवेशन, उसका जो डिराइवेशन रहता है, लिंग्विस्टिक डिराइवेशन, वो सेम रहता है क्रिया के अनुसार। ठीक है, जैसे सोहन फॉट ए गुड फाइट, सोहन एक बढ़िया फाइट लड़ा। अब आप देख सकते हैं यहाँ फाउट जो है लड़ना और फाइट माने लड़ाई, लड़ाई और लड़ना दोनों आप देख सकते हैं कि क्रिया और ऑब्जेक्ट दोनों में कितना अर्थ के आधार पर समानता है। फिर यहाँ देख रहे हैं सीता ड्रीम्ड ए स्वीट ड्रीम, सीता एक मधुर सपना देखी, तो ये सपना नाउन है और ये ड्रीम, ड्रीम माने सपना देखना भी होता है, ये वर्ब है। एक है सपना और एक है सपना देखना। तो आप देख रहे हैं कि अर्थ के आधार पर कितना क्लोज है वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते सॉरी इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ फाइट है और यहाँ ड्रीम है, आप देख रहे हैं फाइट का संबंध ये क्रिया से है और ड्रीम जो है नाउन, यहाँ ऑब्जेक्ट, वो बहुत क्लोज रिलेटेड है यहाँ ड्रीम वर्ब से। तो यहाँ ड्रीम जो ऑब्जेक्ट हुआ ये कॉग्नेट ऑब्जेक्ट हुआ। ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन वर्जन ऑफ द वर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉग्नेट वर्ब क्या होता है? नाउन वर्जन ऑफ द वर्ब होता है, वर्ब का ही वो नाउन वर्जन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी पढ़े हैं। प्रोनाउन का बहुत सारा प्रकार होता है, उसमें से एक जो प्रकार है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, ये जितने भी हैं सेल्फ और सेल्फ से बने हुए, ये ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं
जब ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो इसको रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, इम्फैटिक प्रोनाउन भी होता है। ये हिमसेल्फ और सेल्फ, ये सब जो शब्द हैं ये जोर देने का भी काम करते हैं। जब ये जोर देने का काम करेंगे, बल पूर्वक माने इम्फेसाइज करने का काम करेंगे, तो इनको इम्फैटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। लेकिन तब अंतर क्या होगा, जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में यूज होंगे, यानी रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे, तो कहाँ आएंगे, ऑब्जेक्ट के जगह पर आएंगे। आप देख सकते हैं, मोहन किल्ड हिमसेल्फ, मोहन ने स्वयं को मार डाला। किसको, स्वयं को। तो हिमसेल्फ जो है कहाँ आया है, क्रिया के बाद। ऑब्जेक्ट का प्लेस क्या है, ऑब्जेक्ट का प्लेस है क्रिया के बाद। यहां भी आप देख सकते हैं, दे हर्ट देमसेल्व्स, वे लोग घायल कर दिए, किसको, अपने आप को। तो देमसेल्व्स, हिमसेल्फ या वी लव आवरसेल्व्स, ये सब जितना भी है ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसको रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, और यही इम्फैटिक प्रोनाउन का भी काम करता है, लेकिन कब, जब ये ऑब्जेक्ट के जगह पर ना आकर के सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाए। जैसे आई माई सेल्फ डिड दिस, आई सब्जेक्ट, माई सेल्फ डिड दिस, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जब यही आ जाएंगे तो ये इम्फैटिक प्रोनाउन हो जाएंगे। आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने खुद से इसको किया। वी आवर सेल्फ वेंट टू पटना, हम लोग स्वयं चले गए पटना। तो ये क्या हो गया, यहाँ इम्फैटिक हो गया। तो अभी हम लोग देख रहे थे रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, दरअसल वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही। इसके बाद है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जो पुराने ग्रामेरियन है वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मानते ही नहीं थे। क्रिया या तो सकर्मक है या तो अकर्मक है। जो अकर्मक क्रिया है वो अकर्मक है परमानेंटली, ऐसा मानते थे जो ओल्ड ग्रामेरियन थे। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन है वो कहते हैं कि नहीं, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ कभी कभी क्या होता है कि प्रीपोजिशन लगा करके भी उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, तो वो उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मोहन लिव्स इन न्यू दिल्ली। अब आप जानते हैं कि लिव्स जो है इनडायरेक्ट, सॉरी, इंट्रांजिटिव वर्ब है, फिर भी आप देख रहे हैं कि इसके बाद एक प्रीपोजिशन इन आया है और एक नाउन आया है न्यू दिल्ली। मोहन लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट हुआ, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। ये आई एन इन जो प्रीपोजिशन आया है तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। दिनेश लाफ्ड एट मी, दिनेश मुझ पर हंसा। आप देख रहे हैं लाफ, लाफ क्रिया भी जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसके साथ एक एट प्रीपोजिशन आया है और बाद में एक ऑब्जेक्ट आ गया है। तो मी ऑब्जेक्ट तो हुआ, लेकिन किस तरह का ऑब्जेक्ट हुआ, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ। ये एट जो प्रीपोजिशन आया है इसके चलते ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। आप लोग जानते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, लेकिन जब इस तरह का प्रयोग हो जाता है, दिनेश लाफ्ड एट मी, तो ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब का भी पैसिव बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये जो ऑब्जेक्ट का प्रकार था, वो ऑब्जेक्ट कैसे फंक्शन कर रहा है वाक्य में, इस पर आधारित था। लेकिन यहाँ मैं कुछ लिखा हूँ, तीन और भी प्रकार के ऑब्जेक्ट की चर्चा मैं किया हूँ, और यह किस पर आधारित है, ये स्ट्रक्चर पर आधारित है। ऑब्जेक्ट का बनावट कैसा है, इस आधार पर।
जैसे वाक्य हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थ के आधार पर स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी होता है, वही स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, मल्टीपल सेंटेंस आदि होता है। उसी तरह से यहाँ स्ट्रक्चर के आधार पर हम देख रहे हैं, पहला जो भेद है ऑब्जेक्ट का वो है सिंपल ऑब्जेक्ट। सिंपल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वन वर्ड। सिंपल ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ सिंगल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम यस्टरडे। ध्यान दीजिए, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। यहाँ हिम जो ऑब्जेक्ट आया है आप देख सकते हैं सिंगल वर्ड का है, इसलिए ये सिंपल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद है दूसरा कंपाउंड ऑब्जेक्ट। कंपाउंड तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, नाम से परिचित है। तो ये क्या होता है? मेड ऑफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस। कंपाउंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो नाउन या प्रोनाउन से बना होता है। जैसे आई इनवाइटेड सोहन एंड राकेश, मैंने सोहन और राकेश को इनवाइट किया। आप देख सकते हैं आई सब्जेक्ट हो गया, इनवाइटेड वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है? सोहन एंड राकेश। तो सोहन और राकेश क्या है? वो दो नाउन्स है। तो ये क्या हो गया? कंपाउंड ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह से आई सा यू एंड हिम, मैंने देखा आपको और उनको। आई सब्जेक्ट हो गया, सा वर्ब हो गया, यू और हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आप देख रहे हैं, ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और एक तीसरा है, तीसरा जो है वो है कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स। कंप्लीट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, कंप्लीट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जितने भी मॉडिफायर्स होते हैं, जितने भी उसके साथ चेला चाटियाए रहते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए, वो सब के सब रहते हैं। और दे आर नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। वो नाउन फ्रेज हो सकता है या नाउन क्लॉज हो सकता है, जो कि सब मिल करके एक साथ ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक शब्द काम करता है, वो सामूहिक रूप से ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? कंप्लीट ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे आई लाइक पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड। आप देखिएगा, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पीपल? नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया पीपल हु आर डिसिप्लिन्ड। कह रहा है कि मैं पसंद करता हूँ। किसको पसंद करता हूँ? वे लोग जो कि डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो वे लोग जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये पीपल से लेकर के डिसिप्लिन तक यह हुआ ऑब्जेक्ट। और हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, यहाँ पीपल है, इसके बाद इसका तमाम मॉडिफायर यहाँ आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह से ऑब्जेक्ट का प्रकार हम लोग पढ़े। सर्दी खांसी के चलते आवाज मेरा बिल्कुल चेंज हो गया है, खैर कोई बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट का प्रकार समझ में आया होगा। ऐसे तो ऑब्जेक्ट के और भी प्रकार हैं, लेकिन वो सब प्रकार उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए उन लोगों की चर्चा करना यहाँ ठीक भी नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोग देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो तो देख ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो और थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।